Hello everyone and welcome to Dynamic Study। तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आज से हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 यानी कि द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में डिस्कस करना शुरू करेंगे। हम चैप्टर के हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जानेंगे और विद इन स्टोरी एक स्टोरी की तरह इसको पढ़ेंगे और जितने भी चीज़ें हैं जो जुड़ी हुई हैं नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद जो यूरोप में आया फ्रेंच रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग से और उसके बाद कैसे कैसे इसने कुछ कंट्रीज़ के यूनिफिकेशन में हेल्प की, कैसे एंड में चल के इसने वर्ल्ड वॉर को ईजाद किया, कैसे वर्ल्ड वॉर हो गया इंपीरियलिज्म और राष्ट्रवाद की वजह से, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। सो कई पार्ट्स में वीडियो रहेगा बिकॉज द चैप्टर इज़ वेरी लॉन्ग, सो वी विल डिवाइड द sections, the chapter into different section and we will focus on it. So today it is the first part, so let's get started. तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें जानना क्या है, तो मेन चीज़ ये है कि इस पूरे चैप्टर में हम नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद की बात करेंगे और वो राष्ट्रवाद जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी कि 1780 से जो स्टार्ट हुआ और उसके बाद जो पूरे यूरोप में फैल गया वो किस किस तरह आगे बढ़ता गया, कैसे कैसे नेशनलिज्म आगे बढ़ा, कैसे कैसे कुछ कंट्रीज़ जैसे जर्मनी हो गई, इटली हो गई और ब्रिटेन कुछ हद तक उनका कैसे यूनिफिकेशन हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस पूरे चैप्टर में जानेंगे। और एट द एंड हम इंपीरियलिज्म की बात भी करेंगे और उसने आगे चलकर नेशनलिज्म ने और इंपीरियलिज्म ने मिलकर और मिलकर कैसे वर्ल्ड वॉर 1 को जन्म दिया, इस सब चीज़ों के बारे में हर एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, डिस्कवर करेंगे और एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले इन सब चीज़ों की स्टार्टिंग होती है एक छोटी सी पिक्चर जो फ्रेडरिक सोरेरियो ने 1848 में बनाई थी, उससे इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है। तो देखिए क्या है कि ये जो पिक्चर है ये इसलिए इंपॉर्टेंस रखती है क्योंकि ये उस समय यूरोप की जो पूरा सिचुएशन थी उसके बारे में ये बताती है। तो यूरोप में 1848 का जो एक पर्टिकुलर साल था या आप कह सकते हैं 1830 के बाद से लेकर जो समय था वो यूरोप में नेशनलिज्म के जन्म के साल देखा जा सकता है। इसी समय राष्ट्रवाद की भावना पूरे यूरोप में फैलती हुई दिखाई पड़ी थी और कोई भी इससे अछूता नहीं था, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे कॉमन पीपल हो, यानी यहाँ तक कि मोनार्कियल जो गवर्नमेंट्स थी उनके भी जो ऑफिसर्स थे उनको भी डर था कि ये क्या हो रहा है, नेशनलिज्म कैसे चेंजेस आ रहे हैं। इन सब चीज़ों ने सबकी लाइफ को अफेक्ट किया और फ्रेडरिक सोरेरियो ने भी इसके बारे में बताते हुए उन्होंने द सोशल एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स नाम से एक आर्ट बनाया जिसमें उन्होंने नेशनलिज्म के बारे में बात की और बेसिकली उनका ये मतलब था कि इस आर्ट से वो पूरे विश्व की नेशनलिज्म की भावना को दिखाना चाहते थे, नेशन स्टेट की इंपॉर्टेंस को दिखाना चाहते थे, उस समय दिखाना चाहते थे कि कैसे जो एब्सोल्यूटिस्ट और जो मोनार्कियल पावर्स हैं वो कैसे पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी और उनका ये एक यूटोपियन विजन था। तो यहां पर यूटोपियन एक नया वर्ड है और इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगा। यूटोपियन विजन एक ऐसा विजन सोसाइटी के प्रति होता है जो इतना ज्यादा आइडियल होता है कि रियलिटी में उसका होना नामुमकिन होता है। फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर ये कहा जाए कि भारत की सत्ता में और भारत की जो सत्ताधारी पार्टियां हैं उसमें भ्रष्टाचार नहीं है, तो क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। ये हमारा एक यूटोपियन विजन है कि हम भ्रष्टाचार को समझते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है, बट इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज ओनली इन द आइडियल सिचुएशन। तो यही जो फ्रेडरिक सोरेरियो थे उनका एक यूटोपियन विजन था, पूरे विश्व के नेशनलिज्म को वो देख रहे थे और इन्होंने जो अपनी फोटो बनाई उसमें इसके कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है फोटो के बारे में, ये हम जानते हैं। तो सबसे पहले जो फोटो है उसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरा जो फोटो है इसमें आपको लोग दिखाई पड़ेंगे जो एक फेस्टिव प्रोसेशन यानी कि एक तरह से पूरी क्राउड उठती, वो किसी बहुत बड़े फेस्टिवल के लिए जाने के दिखाई पड़ रहा है कि किसी फेस्टिवल की तरफ वो लोग बढ़ रहे हैं और वो लाइन से एक पर्टिकुलर ऑर्डर में वो लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये जो ऑर्डर है ये भी बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक है। सबसे पहले आगे जो है वो है यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड के लोग जो हैं।
अब ये लोग कौन है? ये वो कंट्रीज हैं जो उस समय नेशन स्टेट्स बन चुकी थी। अब यहां पर नेशन स्टेट क्या होता है? नेशन स्टेट ऐसी कंट्री को कहते हैं जहां पर उनकी स्वतंत्रता उन्हें मिल गई हो किसी भी इंपीरियल पावर से या किसी भी ऑब्सोल्यूटिस्ट पावर से, और उनको स्वतंत्रता मिल गई हो, तो ऐसे नेशन स्टेट होते हैं। और इस पूरी फोटो में सबसे आगे यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड है जो 1848 तक नेशन स्टेट बन चुके थे। उसके बाद आता है फ्रांस, जहां पर जैसा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हुआ था, उसके बाद उनको एक तरह से कह सकते हैं रिपब्लिक बना था। तो फ्रांस के लोग भी आपको इस पूरे पिक्चर में देख सकते हैं। देखिए, फ्रांस को कहा जा सकता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री जिसने पूरे यूरोप में नेशनलिज्म की भावना को कण कण में पहुंचा दिया था। हर एक के आदमी के जबान पे सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद का वर्ड था, और वो हुआ था नेशनलिज्म इन फ्रांस की वजह से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से जो राष्ट्रवाद की भावना उसकी वजह से पूरी तरह से फैलता चला गया। तो फ्रांस को एज अ फादर ऑफ नेशनलिज्म कह सकते हैं इन द यूरोप। इसके अलावा जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स इस फोटो की ये है कि यहां पर आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी को भी आप देख सकते हैं जिसको पोर्ट्रे किया गया है, जिसके हाथ में एक है टॉर्च, जिसको हम कह सकते हैं एनलाइटनमेंट का टॉर्च है, और दूसरे हाथ में राइट्स ऑफ द चार्टर ऑफ द मैन, यानी कि जो मैन को, यहां पर एक चीज ध्यान देनी होगी कि अभी तक जो पहले उस समय का जो बात थी वो राइट सिर्फ आदमियों की बात की जाती थी, वुमेन को उतनी तरजीह दी नहीं जाती थी। तो जो राइट्स ऑफ मेन यानी कि कह सकते हैं प्रेस की फ्रीडम हो गई और लिबर्टी की राइट्स, इनका एक चार्टर, एक बुक टाइप का कह सकते हैं, वो उनके दूसरे हाथ में दिखाई पड़ सकता है जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी वहां पर खड़ी है, और उनके सामने से लोग जा रहे हैं और उनको ऑफरिंग्स यानी कि उनके सामने फूल डालते हुए, उनको सैल्यूट करते हुए ऐसे जा रहे हैं, और उनके हाथों में अपने देश के फ्लैग्स हैं। तो ये पूरा एक जो पोर्ट्रे किया गया है सोशल एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स, इसमें बताया गया है फेडरिक सरियो का जो आर्ट था। तो यूएसए स्विट्जरलैंड के लोगों के बाद था फ्रांस, और फ्रांस के बाद जो है वो था जर्मनी। जर्मनी के लोग फ्रांस के बाद देखे जा सकते हैं। और हमें ध्यान देनी होगी कि अभी तक जर्मनी आजाद नहीं हुआ है, उसको आजादी नहीं मिली है, लेकिन उसके पास अभी भी ये जो फ्लैग है, जो ब्लैक रेड और गोल्ड का फ्लैग, जो नेशनलिस्ट फ्लैग था जर्मनी का, वहां के लोग उसे लेते हुए जाते दिखाई पड़ सकते हैं इस पूरे फोटो में। अब एक चीज और, यहां पर एक क्वेश्चन यह राइज हो सकता है कि क्यों फेडरिक सोडेरियो ने ऐसा कहा, क्योंकि जर्मनी तो आजाद हुआ नहीं था, तो उन्होंने उसको नेशन स्टेट कैसे बता दिया। तो एक्चुअली जो यहां पर जर्मनी फेडरिक सोडेरियो हैं, इनका यह मानना है कि जर्मनी भी आगे चल के आजाद हो जाएगा। उनका ये एक विजन है कि जर्मनी भी आगे चल के जो उसके प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाएंगे, एंड इट विल बिकम अ नेशन स्टेट, अ सॉवरेन नेशन स्टेट। तो इसका उनका ये मानना है। यहां पर उसी उन जो आइडियाज है उसको पोर्ट्रे करने के लिए उन्होंने यहां पर इसका इस्तेमाल किया है। इसके बाद जर्मन पीपल के बाद लोग जो ऑस्ट्रिया के हैं, और जो किंगडम ऑफ टू सिसिलस जो इटली को बिलोंग करता है, लैम्बॉर्डी ये भी इटली में आता है, पोलैंड जो हो गया जो उस समय रशिया के कंट्रोल में था, ये भी अभी हम आगे पढ़ेंगे, इंग्लैंड जो बहुत पहले से ही एक नेशनलिज्म, एक तरह से वहां पर आजादी मिल चुकी थी, नेशन स्टेट था। फिर आयरलैंड जो इंग्लैंड के ही कब्जे में था, आगे चल के ये भी बात हम करेंगे। हंगरी और रशिया, हंगरी भी एक तरह से कह सकते हैं उस समय वो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के बीच में था, और रशिया जो पहले से ही आजाद था। तो इन सब कंट्रीज, ये सब कंट्रीज थी, ये सब के लोग वहां पर देखने उनके दिखाई पड़ सकते हैं। और जो हवा में यानी कि हेवन जो है, स्काई से आप क्राइस्ट को और एंजल्स को देख सकते हैं जो अपनी वॉचफुल निगाहों से उन लोगों को देख रहे हैं और उन पे ब्लेसिंग बरसा रहे हैं। तो यहां पर बेसिकली आर्टिस्ट जो है वो कंट्रीज के बीच में फ्रेटर्निटी दिखाना चाहता है, और ये दिखाना चाहता है कि जो पूरी कंट्री है, पूरा वर्ल्ड है, वो सुप्रीम विजन ऑफ गॉड्स के अंडर है, और दे आर इन द नेशन स्टेट, दे आर इन द एक्सट्रीम फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म की भावना को उन्होंने दिखाया है अंडर द विजन ऑफ गॉड, ये बताया। तो ये दो पेज बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। वैसे अगर बात की जाए इंपॉर्टेंस रिलेटेड टू एग्जाम, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर 10 की रेटिंग दी जाए तो मैं इसे सिर्फ 2.5 ही रेटिंग दूंगा, क्योंकि ये ज्यादा क्वेश्चन कहीं भी इससे आते नहीं है। इट इज जस्ट अ बेसिक स्टार्टिंग। देखिए, हर चीज को स्टार्ट करने से पहले एक आपके दिमाग में कोई चीज, उसकी गैप पीछे बैकग्राउंड होना चाहिए, और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए ये फोटो है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है नेशन स्टेट की डेफिनेशन। पूरे चैप्टर में
बहुत लोगों को ये नहीं लगता कि हम एक ऐसे नेशन स्टेट क्या होता है ये वो, और बहुत लोगों की कंफ्यूजन भी रहती है। लेकिन नेशन स्टेट की डेफिनेशन क्लियरली यहां पर दी गई है और ये ध्यान रख लीजिए, इसको लिखना बहुत जरूरी है। अ नेशन स्टेट वाज वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन and not only its ruler came to develop a sense of common identity and shared history or descent। तो नेशन स्टेट को डिस्क्राइब करते हुए ये बोला गया है कि नेशन स्टेट एक ऐसा नेशन होता है जहां पर मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन, यानी कि सभी लोग, मेजॉरिटी जो है, जो सिटीजन हो, उनका एक कॉमन आइडेंटिटी हो, उनमें एक मिलजुल कर रहने की एक जिसे कहते हैं कि आप एक साथ मिलजुल के फ्रेटर्निटी हो गई, ब्रदरहुड हो गई, यूनिटी हो गई, ये भावना हो। और ये सिर्फ रूलर्स में ना हो बल्कि जो कॉमन लोग हैं उनके अंदर हो, तब जाके वो एक नेशन स्टेट बनेगा। देखिए, एक कंट्री है, उसको 4 लोग संभाल रहे हैं, वो समझते हैं कि ये मेरी कंट्री है, तो वो सही नहीं है। नेशन स्टेट वो होता है जहां पर मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन उसको कंट्रोल करते हो, उनमें ब्रदरहुड और यूनिटी की भावना हो, ये नेशन स्टेट की भावना, ये नेशन स्टेट की डेफिनेशन बताई गई है। सो इट इज द वन ऑफ द मोस्ट थिंग इन दीज 2 पेजेस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर प्लेबिसाइट दिया गया है। प्लेबिसाइट होता क्या है? तो देखिए, प्लेबिसाइट को आप कह सकते हैं एक जनमत संग्रह। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ब्रिटेन में हुआ था, यूरोपियन यूनियन को उन्हें जाना था कि नहीं जाना था, इसके बारे में एक प्लेबिसाइट हुआ था और लोगों को कहा गया था कि क्या ब्रिटेन ईयू में रहे या ना रहे, ब्रेक्जिट, जिसे आप बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बढ़िया टॉपिक था, तो वहां पर एक प्लेबिसाइट हुआ था। तो यहां पर यही चीज प्लेबिसाइट है कि लोगों को यह बोला जाता है कि या तो आप एक्सेप्ट कीजिए या किसी प्रपोजल को आप रिजेक्ट कर दीजिए, तब ये प्लेबिसाइट कहलाता है। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहां पर है। तो इसी के साथ एंड करेंगे अपने वीडियो को। बने रहिए हमारे साथ, हम अपने इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन स्टडिंग।